जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक युवा खिलाड़ी है जिसने अभी अभी लगातार 3 T20 शतक जड़े हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल, एक ऐसा बल्लेबाज जिस पर आईपीएल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक ने 8 करोड़ रुपए का भारी भरकम दांव लगाया है जी, जो अकेले दम पर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल जिता चुका है। पूरा देश उसे अगले दशक का सुपरस्टार मान रहा है। एकदम सही कह रही हैं आप। है ना? और फिर एक दिन 2026 T20 वर्ल्ड कप का एक बेहद अहम सुपर 8 मुकाबला आता है। सामने दक्षिण अफ्रीका है। दबाव अपने चरम पे होता है उस वक्त। एग्जैक्टली, दबाव एकदम चरम पर है और वो सुपरस्टार बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकलता है, एक बेहद अजीब गैर जिम्मेदाराना सा शॉट खेलता है और मार्को जॉनसन की गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाता है। और फिर पूरी टीम 111 रन पे ढेर हो जाती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक खराब फॉर्म का मामला नहीं लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन अंदर से शॉर्ट सर्किट हो गई। और खेल की दुनिया में सबसे दिलचस्प बात यही होती है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ टैलेंट का कमाल है। सही बात है। लेकिन जब एक एथलीट अचानक इस तरह से बिखरता है तब हमें समझ में आता है कि उस टैलेंट को संभालने वाला जो आंतरिक ढांचा है वो कितना जटिल होता है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का, इस गहन विश्लेषण का मकसद भी यही है। मतलब आज हम सिर्फ एक खिलाड़ी के उत्थान और पतन की कहानी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल नहीं। हमारे पास आज जो स्रोत है वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास बीसीसीआई के एकदम बारीक आंकड़े हैं, आईपीएल 2026 के ऑक्शन का डेटा है, स्पोर्ट्स जर्नल्स की रिपोर्ट्स हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे दिलचस्प है, हमारे पास अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स का एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से लेकर मेडिकल साइंस की नई खोजों और रिजर्व बैंक की नीतियों का जिक्र है। वाओ, ये एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है ना? आज का मिशन यही है कि हम समझें कि भारतीय क्रिकेट के इस युवा सितारे तिलक वर्मा का जो करियर है, उनकी मैदान की रणनीतियां हैं, वो कैसे वैश्विक अर्थशास्त्र और विज्ञान के सबसे जटिल सिद्धांतों से हूबहू मेल खाती हैं। ये एक बहुत ही शानदार कैनवस है, क्योंकि अगर हम तिलक वर्मा के सफर को देखें तो ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में है ही नहीं, ये दबाव, अर्थशास्त्र, शरीर विज्ञान और सर्वाइवल की एक पूरी केस स्टडी है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि शिखर के उस शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उस मशीन की वायरिंग आखिर हुई कहाँ थी। बिल्कुल, जमीनी हकीकत से शुरुआत करनी होगी। हम चलते हैं हैदराबाद के बालापुर इलाके में। एक बेहद साधारण सा परिवार, पिता नंबूरी नागराजू जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन है जी। स्रोत बताते हैं कि इस लड़के में क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि बचपन में वो अपने प्लास्टिक के बैट को सीने से लगाकर सोता था। और यहीं से जो सफर शुरू होता है वो एक बहुत ही क्लासिक भारतीय सपना है। मतलब टैलेंट बहुत होता है हमारे देश में। हाँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो टैलेंट अक्सर आर्थिक तंगी की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देता है और यहीं पर कोच सलाम बाइश की एंट्री होती है। वो बहुत अहम हिस्सा है इस कहानी का। उन्होंने इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज को बरकस के मैदान में टेनिस बॉल से खेलते हुए देखा था। कोई भी आम इंसान वहां सिर्फ एक बच्चे को खेलते हुए देखता। सही बात है। लेकिन एक पारखी कोच क्या देखता है? उन्होंने तिलक के हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनके बैट स्विंग की गति और गेंद को टाइम करने की उस नैसर्गिक क्षमता को देखा। मुझे ना खेल का ये हिस्सा बिल्कुल व्यापार की दुनिया जैसा लगता है। मतलब जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो फाउंडर के पास सिर्फ एक आइडिया और जुनून होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। एग्जैक्टली, उसे जमीन पर उतारने के लिए फंड नहीं होता। उस वक्त उसे एक एंजल इन्वेस्टर की जरूरत होती है जो उस पर अंधा भरोसा कर सके। बहुत सही तुलना की आपने। तिलक के मामले में सलाम बाइस सिर्फ एक कोच नहीं थे, वो उनके पहले एंजल इन्वेस्टर थे। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट की तकनीक ही नहीं सिखाई बल्कि उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्च भी उठाया। और स्रोत बताते हैं कि वो रोज इस बच्चे को 50 किलोमीटर का सफर तय करवाकर एकेडमी ले जाते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समय और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा निवेश है। और खेल के इतिहास में किसी एंजल इन्वेस्टर को शायद ही इतनी जल्दी इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हो। हाँ, रिजल्ट्स तो बहुत जल्दी आए। नवंबर 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के आंकड़े देखिए। मेघालय के खिलाफ उस मैच में जो हुआ वो महज एक पारी नहीं थी, वो एक सुनामी थी। 67 गेंदों में 151 रन। जी, 10 गगनचुंबी छक्के और 14 चौके। और ये T20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला 150 प्लस का स्कोर था।
मतलब ये सोचना भी मुश्किल लगता है। और सिर्फ यही नहीं, ये तिलक का लगातार तीसरा T20 शतक भी था। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 2 बैक टू बैक शतक जड़ चुके थे। लेकिन यहाँ एक चीज है जिस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगी। जब हम 151 रन सुनते हैं तो दिमाग में सिर्फ हवाई फायर और चौके छक्के आते हैं। हाँ, आमतौर पर यही इमेज बनती है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। वही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 225.37 का था, जो कि अविश्वसनीय है, बहुत ज्यादा है। लेकिन डॉट बॉल का प्रतिशत सिर्फ 16.42 था। मतलब वो हर गेंद पर आंख बंद करके बल्ला नहीं घुमा रहे थे। माने अपनी पारी में 29 सिंगल और 3 डबल भी लिए। यही वो बात है। T20 में 67 गेंदें खेलना सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का भी खेल है। स्टैमिना चाहिए होता है। ये दिखाता है कि वो क्रीज पर लाइक एक रोबोट की तरह कैलकुलेट कर रहे थे कि कब गेंद को मैदान के बाहर मारना है और कब गैप में धकेल कर 1 रन चुराना है। ये ज्यामिति और स्टैमिना का एक बेहतरीन मिश्रण था। और इसी कैलकुलेटेड दिमाग ने उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट यानी एक मूल्यवान संपत्ति बना दिया। 2022 में जिस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने 1.7 करोड़ में खरीदा था, 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद उसी फ्रेंचाइजी ने उन्हें 8 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बना रखा। और इस कीमत को उन्होंने 2025 के एशिया कप फाइनल में सही साबित भी किया। वो मैच तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिल्कुल, बहुत दबाव वाला मैच था। पाकिस्तान के खिलाफ 147 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 20 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। उस महामुकाबले के दबाव में तिलक ने 69 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली। टीम को 9वां एशिया कप जिताया और मैन ऑफ द मैच बने। कोच बाइश ने उस वक्त एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पहले तिलक बहुत आक्रामक होकर अपना विकेट फेंक देते थे, लेकिन अब उन्होंने गेम को फिनिश करना सीख लिया है। ये एक बल्लेबाज के रूप में उनके विकास का, उनकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन यहाँ मैं इस चर्चा में थोड़ी रुकावट डालना चाहूंगी। हमने उनके आंकड़े सुन लिए, उनकी सफलता देख ली, लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे थे? मतलब उनकी ऑन फील्ड सोच क्या थी? एग्जैक्टली, उनका दिमाग मैदान पर असल में काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में हुए दूसरे T20 मैच का उदाहरण लेना होगा। वो मैच। हाँ, उस मैच में तिलक ने 55 गेंदों पर नाबाद 72 रन बनाए थे, लेकिन रणनीति ये थी कि उन्होंने इंग्लैंड के सबसे खतरनाक और बेहतरीन तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को निशाना बनाया। जी, आर्चर ने पिछले मैच में सिर्फ 21 रन दिए थे और इस मैच में तिलक ने उन पर 4 छक्के जड़े और आर्चर ने 60 रन लुटाए। अब यहाँ मेरा एक सवाल है और ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। पूछिए। क्या किसी टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज पर जानबूझकर हमला करना वाकई एक समझदारी भरा गणित है? क्या ये महज एक युवा खिलाड़ी का अंधा अहंकार या कोई खतरनाक जुआ नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पारंपरिक क्रिकेट तो यही कहता है कि अच्छे गेंदबाज का स्पेल निकाल लो और जो कमजोर गेंदबाज है उन्हें पीटो। देखिए, सतह से देखने पर ये अहंकार या जुआ ही लगता है, लेकिन आधुनिक T20 क्रिकेट पारंपरिक नियमों पर नहीं चलता। यहाँ हमें रणनीति की गहराई को समझना होगा। तिलक का मानना था, और ये उन्होंने खुद स्वीकार भी किया, कि अगर आप विरोधी टीम के सबसे बड़े हथियार को ही तोड़ देते हैं तो बाकी की पूरी टीम अपने आप मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाती है। अच्छा, ये कोई तुक्का नहीं था, इसके लिए उन्होंने नेट्स में घंटों तैयारी की थी। वाओ! और यहीं पे ठीक इसी बिंदु पर हमारे अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स का दस्तावेज एक ऐसा कनेक्शन जोड़ता है कि दिमाग सुन्न हो जाए। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि तिलक वर्मा मैदान पर अनजाने में ही सही अर्थशास्त्र के सबसे जटिल सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार फिलिप अगोयन और पीटर हॉविट को मिला उनके क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत के लिए। एग्जैक्टली, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश का सिद्धांत। ये एनालॉजी वाकई बहुत गहरी है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत मूल रूप से ये कहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में नई वृद्धि या समृद्धि तभी आती है जब पुराने सिस्टम, पुरानी तकनीक या पुरानी मोनोपोली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। मतलब विनाश से ही निर्माण होता है। बिल्कुल, ये विनाश एक नई उत्पादकता को जन्म देता है। अब इसे क्रिकेट के मैदान पर उतारिए। इंग्लैंड की टीम के लिए जोफ्रा आर्चर क्या है? वो उनका सबसे मजबूत ढांचा है। सही कहा, वो विकेट लेने की उनकी मोनोपोली है।
जब तक वो मोनोपोली खड़ी है, इंग्लैंड की टीम एकदम सुरक्षित महसूस करती है। तिलक ने पारंपरिक सोच को दरकिनार किया और सीधे उस इकोनॉमी पर हमला कर दिया। उन्होंने आर्चर के आत्मविश्वास को नष्ट किया और इस विनाश ने भारतीय टीम के लिए मैच जीतने का एक रचनात्मक रास्ता खोल दिया। आर्चर के 60 रन लुटाने से जो खौफ पैदा हुआ ना, उसने बाकी गेंदबाजों को भी घुटनों पर ला दिया। एग्जैक्टली। और ये समझाता है कि क्यों वो जुआ नहीं बल्कि एक उच्च स्तर की गणना थी। और उसी मैच में एक और तकनीकी पहलू देखने को मिला था। वो कौन सा? चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की जो पिच है वो अक्सर डबल पेस वाली होती है, जहाँ गेंद कभी रुक कर आती है तो कभी तेजी से फिसलती है। हाँ, स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है वहाँ। उस मैच से पहले गौतम गंभीर ने तिलक को एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि एक महान खिलाड़ी वो होता है जो पिच और परिस्थिति के हिसाब से अपने स्ट्राइक रेट को 6 या 7 रन प्रति ओवर से लेकर 10 या उससे ऊपर तक एडजस्ट कर सके। और इस डबल पेस पिच पर खेलने की तकनीक मुझे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से जुड़ती हुई दिखती है। आरबीआई से? कैसे? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सुनिए। अक्टूबर 2025 में जब दुनिया भर के बाजारों में भारी उथल-पुथल थी, तब आरबीआई ने अपना रेपो रेट 5.5% पर अपरिवर्तित रखा। हाँ, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया था। इसका मतलब होता है कि वे किसी एक दिशा में कमिट नहीं कर रहे हैं। वे अर्थव्यवस्था के झटकों को सहने के लिए खुद को लचीला बना रहे हैं। एकदम सही। और चेपॉक की उस मुश्किल पिच पर तिलक ने ठीक यही किया। जब गेंद की गति का कोई भरोसा न हो, तो अगर आप फ्रंट फुट पर बहुत जोर से शॉट मारने का कमिटमेंट कर लें, जो कि एक आक्रामक मौद्रिक नीति की तरह हुआ। हाँ, और गेंद रुक कर आए तो आप आउट हो जाएंगे। तिलक ने उस डबल पेस के खिलाफ अपना रुख न्यूट्रल रखा। उन्होंने बल्ले को बहुत जोर से नहीं घुमाया, उन्होंने सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया, गेंद की पेस को एब्जॉर्ब किया और स्क्वायर ऑफ द विकेट या विकेट के पीछे रन बनाए। क्या बात है। जैसे आरबीआई झटकों को सहकर स्थिरता लाता है, तिलक ने अपनी न्यूट्रल तकनीक से टीम को स्थिरता दी। और ये देखना बहुत अद्भुत था कि कैसे एक युवा खिलाड़ी इतनी परिपक्वता दिखा रहा था। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2025 का वो साल भारतीय सफलता का साल था। बिल्कुल, हर क्षेत्र में हम आगे थे। उसी दौर में अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड जीत रहे थे। सिनेमा के क्षेत्र में लापता लेडीज फिल्म फेयर में 13 अवार्ड जीतकर एक सांस्कृतिक प्रभुत्व जमा रही थी। वाव, 13 अवार्ड्स। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे हर मोर्चे पर भारत की एक नई ऊर्जा हावी हो रही है। और तिलक वर्मा मैदान पर उसी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हर महान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां नायक मुंह के बल गिरता है। और वो बहुत दर्दनाक होता है। हमने शुरुआत में उस 2026 T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले की बात की थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का 111 रनों पर ऑल आउट होना। वो मैच भुलाना मुश्किल है। और तिलक का मार्को जॉनसन की गेंद पर वो भयानक शॉट खेलकर आउट होना। पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने तो शॉट को सिरे से बकवास और भयानक करार दिया था, क्योंकि वो शॉट उनके नैसर्गिक खेल के बिल्कुल विपरीत था और वो महज एक खराब दिन नहीं था। स्पोर्ट्स कीड़ा के डेटा पर नजर डालें तो उस पूरे टूर्नामेंट पे उनका औसत गिरकर 21.40 और स्ट्राइक रेट मात्र 118.88 रह गया था, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। जी, लेकिन अगर हम इस गिरावट के क्यों और कैसे में जाएं, तो हमें एक बहुत ही स्पष्ट तकनीकी खामी दिखाई देती है। हाँ, और वो खामी थी स्पिन गेंदबाजी, विशेषकर ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ उनका संघर्ष, जो कि बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के बल्लेबाज और खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाज तो स्पिन को बहुत आसानी से खेलते हैं। आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन डेटा बताता है कि उनका करियर स्ट्राइक रेट जो 128.40 था, वो 2025 की शुरुआत से ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ गिरकर सिर्फ 16 रह गया था। यहाँ तक कि घरेलू पिचों पर भी उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट गिरकर 121.23 हो गया था। आखिर एक सेट हो चुके बल्लेबाज को अचानक ऑफ स्पिन के खिलाफ क्या परेशानी होने लगी? देखिए, इसके पीछे बायोमैकेनिक्स और शरीर की फिटनेस का एक बहुत बड़ा विज्ञान है और यहीं से उनकी शारीरिक चोटों का अध्याय जुड़ता है। अच्छा। जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि तिलक वर्मा को पेट की सर्जरी यानी एब्डोमिनल सर्जरी से गुजरना पड़ा था। ओह, सर्जरी? हाँ, वर्ल्ड कप के बाद वो बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे, जहां मयंक यादव और रियान पराग जैसे खिलाड़ी भी अपनी फिटनेस से जूझ रहे थे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस पेट की सर्जरी का सीधा कनेक्शन उनके ऑफ स्पिन के खिलाफ संघर्ष से है? बिल्कुल।
जब आप क्रिकेट में स्पिन खेलते हैं, खासकर जब गेंद धीमी आ रही हो, तो आपको शॉट में ताकत पैदा करने के लिए अपने कोर यानी पेट और कमर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ रही हूँ। एक तेज गेंदबाज की गेंद पर तो आप सिर्फ उसकी गति का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धीमी ऑफ स्पिन पर अगर आपका कोर कमजोर है या सर्जरी के दर्द से उभर रहा है, तो आपका बैट स्विंग धीमा हो जाएगा। आप गेंद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी पहलू है जो आमतौर पे हमें टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखता। और इस शारीरिक और मानसिक दबाव के संयोजन को देखकर मुझे 2025 के मेडिसिन नोबेल प्राइज की याद आती है। एक और नोबेल प्राइज कनेक्शन। हाँ, क्या कमाल का कनेक्शन है ये नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रिनको, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची को मिला। उनकी खोज का नाम है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। नाम तो बहुत भारी है। मैं इसे बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ। हमारे शरीर के अंदर टी सेल्स नाम के सुरक्षा गार्ड होते हैं। उनका काम है बाहर से आने वाले वायरस को मारना। ठीक है। लेकिन इस सिस्टम में एक टॉलरेंस या समझ होती है जो इन गार्ड्स को बताती है कि शरीर की अपनी ही अच्छी और स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला नहीं करना है। लेकिन जब ये सिस्टम फेल हो जाता है, जब भारी तनाव या बीमारी के कारण ये टॉलरेंस टूट जाती है, तो शरीर ऑटो इम्यून बीमारी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। यानी शरीर के सुरक्षा गार्ड कंफ्यूज होकर अपने ही स्वस्थ अंगों को नष्ट करने लगते हैं। सटीक कहा आपने। और खेल के उस अकल्पनीय दबाव में एक बेहतरीन एथलीट का दिमाग भी ठीक ऐसा ही करता है। मतलब वो भी खुद को नष्ट करता है। मार्को जानसन के खिलाफ खेला गया वो शॉट क्या था? तिलक वर्मा की मसल मेमोरी और उनकी तकनीक, उनकी स्वस्थ कोशिकाएं थीं। उन्होंने उन्हीं के दम पर 3 शतक लगाए थे। जी। लेकिन वर्ल्ड कप के उस भारी दबाव में, लगातार गिरते फॉर्म के तनाव में, उनके दिमाग का सिक्योरिटी सिस्टम कंफ्यूज हो गया। बाहरी दबाव यानी गेंदबाज से लड़ने के बजाय उन्होंने खुद को ही तकनीक पर हमला कर दिया। वह अपनी क्रीज छोड़कर एक ऐसा भद्दा शॉट खेलने गए जो उन्होंने कभी नहीं खेला था। ये विशुद्ध रूप से एक क्रिकेटिंग ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स था। इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, जब आप खुद को ही नष्ट कर रहे हो। ये मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान का एक बहुत ही सटीक और डरा देने वाला मिश्रण है। जब आपका शरीर सर्जरी के कारण और आपका दिमाग दबाव के कारण दोनों एक साथ आपके खिलाफ बगावत कर दें, तो दुनिया का कोई भी टैलेंट आपको बचा नहीं सकता। एकदम सही बात है। रिहैब सेंटर में वो सिर्फ अपना पेट ठीक नहीं कर रहे थे, वो अपनी मसल मेमोरी को भी दोबारा रीसेट कर रहे थे। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब एक तरफ मैदान पर तिलक इस ऑटो इम्यून क्राइसिस से गुजर रहे थे, तब मैदान के बाहर मार्च 2026 में कुछ और ही चल रहा था। बाहर क्या हो रहा था? फॉक्सटेल स्किन केयर नाम के एक ब्रांड ने अपना एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया, प्ले ऑन टिल द सन's गॉन। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने अपने इस कैंपेन का चेहरा किसी बॉलीवुड स्टार या उस वक्त चमक रहे किसी फॉर्म वाले खिलाड़ी को नहीं बनाया, बल्कि संघर्ष कर रहे तिलक वर्मा को बनाया। हाँ, ये विज्ञापन जेनजी के बीच सनस्क्रीन को सिर्फ एक कॉस्मेटिक नहीं बल्कि एक रोजमर्रा की आदत के रूप में बेच रहा था। और सबसे दिलचस्प बात, ये स्किन केयर को पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल बना रहा था। ये आज के स्पोर्ट्स मार्केटिंग की बदलती हुई दुनिया है। ब्रांड्स अब समझ गए हैं कि जेनजी जो दर्शक हैं, वो परफेक्शन से ज्यादा प्रामाणिकता को पसंद करते हैं। ऑथेंटिसिटी। हाँ, एक ऐसा युवा खिलाड़ी जो गिर रहा है, चोटिल है, लेकिन धूप में खड़ा होकर फिर से वापसी की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी बनावटी मॉडल से ज्यादा असली लगता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम एक सवाल उठाना चाहूंगी। बताइए। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसका कोर खराब है, जो घरेलू पिचों पर ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाने के लिए तरस रहा है, जिसके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसका इस तरह से स्किन केयर ब्रांड बेचना, विज्ञापनों की शूटिंग करना एक ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है? क्या ये उस सुधार प्रक्रिया से उनका फोकस शिफ्ट नहीं कर रहा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो अक्सर पुराने क्रिकेट फैंस पूछते हैं, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इस दौर में एक एथलीट का जीवन अब एक आयामी नहीं रहा। मतलब उन्हें सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ता। बिल्कुल। खेल, रिहैब और ब्रांडिंग, ये तीनों एक आधुनिक एथलीट के जीवन की समानांतर पटरियां हैं। एक खराब सीरीज से किसी खिलाड़ी की ब्रांड वैल्यू शून्य नहीं हो जाती। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें IPL 2026 के ऑक्शन और मुंबई इंडियंस की रणनीति में मिलता है। जी, MI की रणनीति हमेशा से खास रही है।
एमआई की टीम उस साल एक मिशन पर थी। हार्दिक पांड्या कप्तान, महिला जयवर्धने मुख्य कोच और सामने छठी बार चैंपियन बनने का लक्ष्य। और पैसा भी बहुत था उनके पास। एग्जैक्टली। ऑक्शन टेबल पर जाने से पहले उनके पास 125 करोड़ रुपए का भारी भरकम पर्स था। वे चाहते तो तिलक को रिलीज करके किसी नए फॉर्म में चल रहे विदेशी या भारतीय खिलाड़ी पर पैसा बहा सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नंबर 3 की पोजीशन के लिए खराब फॉर्म से जूझ रहे तिलक वर्मा पर भरोसा जताया और उन्हें 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया। फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप बुरे वक्त में अपने कोर ग्रुप के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। एमआई जानती थी कि फॉर्म अस्थायी है, लेकिन तिलक वर्मा का वो रणनीतिक दिमाग जिसने जोफ्रा आर्चर को तोड़ा था, वो स्थायी है। और इसे समझने के लिए हमें फिर से अपने करंट अफेयर्स के दस्तावेज में जाना होगा। अच्छा, वहाँ क्या है? 2025-2026 के आसपास भारत सरकार ने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया। अब सरकार ऐसा क्यों करती है? ताकि वेतन ढांचा सुधरे। हाँ, वे वेतन ढांचे को सुधारते हैं ताकि आने वाले पूरे 1 दशक के लिए अर्थव्यवस्था की बैलेंस शीट और कर्मचारियों का ढांचा मजबूत रहे। ये भविष्य के विकास के लिए आज संसाधनों को सही जगह आवंटित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। और मुंबई इंडियंस एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी के रूप में अपना खुद का पे कमीशन लागू कर रही थी। एकदम से 125 करोड़ के पर्स के साथ वे अपनी टीम की बैलेंस शीट और भविष्य के ढांचे को मजबूत कर रहे थे। उन्होंने तिलक को 8 करोड़ में रिटेन करके ये तय किया कि अगले 5 सालों तक ये युवा खिलाड़ी उनकी टीम के भविष्य का बेस या आधार रहेगा। तो खैर, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो हमने क्या देखा? हमने एक पूरा चक्र देखा है। बालापुर की धूल भरी सड़कों और 50 किलोमीटर के रोजाना सफर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स तक का सफर देखा। एक ऐसा तेज दिमाग जो 151 रन की पारी में 29 सिंगल निकालता है और जोफ्रा आर्चर के इकोनॉमी रेट का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कर देता है। जी। फिर हमने देखा उस शरीर का टूटना, सर्जरी का दर्द और अत्यधिक दबाव में दिमाग का अपने ही खेल के खिलाफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देना। और अंत में मैदान के बाहर एक ब्रांड के रूप में और अपनी फ्रेंचाइजी के भरोसे के रूप में फिर से खड़े होने की जिद। ये सफर हमें बहुत साफ तौर पर बताता है कि आधुनिक खेल कभी भी एक सीधी ऊपर जाती हुई रेखा नहीं होता। ये खुद को लगातार तोड़ने और फिर से नए सिरे से गढ़ने की एक दर्दनाक लेकिन सुंदर प्रक्रिया है। और यही बात आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या है? जब हम टीवी पर मैच देखते हैं तो हम खिलाड़ियों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? उनकी आखिरी खेली गई पारी से, उनके आखिरी चौके से, या उनके उस खराब शॉट से जिससे वो आउट हुए? अमूमन लोग ऐसे ही जज करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी एथलीट की असली महानता वाकई सिर्फ उसके बनाए गए रनों में सिमटी होती है, या फिर उसकी महानता उस क्षमता में है जब सब कुछ खिलाफ हो, जब शरीर साथ न दे रहा हो, जब तकनीक बिखर गई हो, तब अपने उस इंटरनल एल्गोरिदम को रीप्रोग्राम करने में? ये बहुत ही गहरा सवाल। जैसे अर्थशास्त्र में पुरानी तकनीक को नष्ट करके ही नई समृद्धि आती है, क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद एक खिलाड़ी का करियर भी अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने से पहले एक बार पूरी तरह से टूटता है, नष्ट होता है और फिर से बनता है? बिल्कुल। तिलक वर्मा का ये नया रिकंस्ट्रक्शन कैसा होगा, वो इस विनाश से बाहर कैसे आएंगे, ये देखना न सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए बल्कि मानव स्वभाव को समझने वालों के लिए बेहद दिलचस्प होगा। और जाते जाते ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इंसान अपनी जिंदगी के खराब दौर में खुद के सिस्टम को ऐसे ही रीबूट कर सकता है? ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इसी विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव, इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोतों की एक नई स्टैक और एक नई रोमांचक चर्चा के साथ जल्द ही वापस लौटेंगे।